हम जिसका आंसर अपने कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे नहीं निकाल पाते हम उसे एक्सेप्शन बोल देते हैं। तो एक बहुत क्लियर फंडा होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन क्यों अलग है इन सबसे? मतलब केस कुछ ऐसा है जहां अल्फा हाइड्रोजन ही सेम हो गए हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया होना चाहिए बेटा। तो आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री में एक ऐसा एक्सेप्शन जिसका एक्सप्लेनेशन जानना बहुत जरूरी है। कोई चीज एक्सेप्शन नाम की चीज होती नहीं है बेटा एक्चुअल में। हम जिसका आंसर अपने कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे नहीं निकाल पाते हम उसे एक्सेप्शन बोल देते हैं, लेकिन अगर उसका एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाए तो चीजों को ध्यान रखना बहुत इजी हो जाता है। और यही टेक्निक आपको हमेशा ध्यान रखनी है यार। कोई भी चीज अगर आप याद रखते हो ना, याद करते हो ना, तो आप भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं, लेकिन अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो फिर वो चीज आप ध्यान रख सकते हो, आप सोच सकते हो। ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का। जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने क्या लिया है, यहां पर मैंने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। सबसे पहला है सिस फॉर्म ऑफ 2 ब्यूटीन। ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा सिस फॉर्म ऑफ 2 ब्यूटीन लिखा हुआ है, सिस फॉर्म है वो। नेक्स्ट ऑप्शन को देखो तो ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। एंड थर्ड वन इज आइसोब्यूटीन। क्या है ये? आइसोब्यूटीन। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ये सिस फॉर्म है, 4 कार्बन है, 2 पर एल्कीन है, इसका मतलब सिस फॉर्म ऑफ 2 ब्यूटीन है। अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये ट्रांस फॉर्म ऑफ 2 ब्यूटीन है। और अगर कहीं मैं आइसो की बात करूं तो ये होता है आइसो ग्रुप, ये हो गया आइसोब्यूटेन। और अगर मैं एल्कीन लगा दूं तो हो गया आइसोब्यूटीन। मतलब कहीं ना कहीं इन एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, और यही क्वेश्चन पूछा गया है यार। बेटा एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि अगर मुझे कभी भी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बोली जाए, अगर कभी भी मुझे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बोली जाए तो एक बहुत क्लियर फंडा होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन इन जीओसी। अगर आपने जीओसी का टॉपिक पढ़ा हो तो उसमें एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर थे, जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने यह पढ़ा था जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की होगी, एल्कीन की होगी और फ्री रेडिकल की होगी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन क्यों अलग है इन सबसे? क्योंकि इन सब में अल्फा सेम है। अगर आप ध्यान से अल्फा गिनना जानते हो तो एल्कीन से जस्ट कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर 3 हाइड्रोजन है और यहां पर 3 हाइड्रोजन है? क्या यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन है? क्या आपको दिख रहा है कि यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है? क्या आपको यहां भी दिख रहा है 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है? मतलब केस कुछ ऐसा है जहां अल्फा हाइड्रोजन ही सेम हो गए हैं। जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए तो मैं इन्हें कैसे फॉर्म करूंगी यार, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है? प्रॉब्लम तो यहां फंस रही है ना। तो इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूं। जब भी ऐसा केस आए, इन एनी अदर केसेस, कोई भी केस ले लो आप, अगर कहीं पर इक्वालिटी होल्ड होती है ना, तो आंसर जो हमें मिलता है वो हमेशा मैकेनिज्म से मिलता है। अगर मैं मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से सोचूं तो मुझे बहुत प्रॉपर वे में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमें इसका सही आंसर भी मिलेगा। अब मैं आपको क्लियर बताता हूं कि यहां किस तरीके से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये बने हुए हैं कार्बन्स पे ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है। तो दिख रहा था यहां पर 6 अल्फा, मैंने क्लियर बना दिया। ये कार्बन है, ये कार्बन है। व्हाइट वाली बॉल्स जो है क्या वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। व्हाइट वाली बॉल्स क्या है? हाइड्रोजन है। क्या आपको क्लियर वे में सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं? अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। मान लीजिए मेरे पास एक सिस फॉर्म है और एक ट्रांस फॉर्म है। तो अगर मैं सिस और ट्रांस की बात करूं तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में यह पढ़ा था कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अच्छा, प्लेनर मॉलिक्यूल है तो एक ही प्लेन में है। तो सोच के देखिए, अगर मैथिल के बीच की डिस्टेंस, मैथिल बीच की डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कहीं ना कहीं ज्यादा होगी तो मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूं कि सिस फॉर्म जो है
वो ट्रांसफॉर्म से कम स्टेबल होगा, क्योंकि सिस में डिस्टेंस पास है तो यहां रिपल्शन क्या होगा, यहां रिपल्शन मैक्सिमम होगा, और यहां रिपल्शन क्या होगा, यहां रिपल्शन मिनिमम होगा। तो मैं एक बात तो क्लियर जान गया हूं कि ट्रांस जो है ना, ट्रांस टू ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सिस टू ब्यूटीन से। बात फंसती है, बात यहां पर फंसती है बेटा किसकी, बात फंसती है यहां पर आइसोब्यूटीन की। मेजर चीज जो हमें समझाने आया हूं यहां पर वो है आइसोब्यूटीन। जरा ध्यान से देखिएगा आइसोब्यूटीन में ऐसा क्या होता है। भाई आइसोब्यूटीन भी प्लेनर है, यहां पर भी मैथिल मैथिल है, रिपल्शन यहां भी है, लेकिन अगर मैं इस हाइपर कॉन्जुगेशन को समझूं तो आपने एक हाइपर कॉन्जुगेशन में एक टेक्निक पढ़ी थी, हाइड्रोजन रिमूव होता था और कहीं ना कहीं उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे ओवरलैपिंग करता था। अच्छा एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या वो कहीं ना कहीं H प्लस में रिमूव होगा और क्रिएट वो नेगेटिव करेगा, सही बात है। H प्लस में रिमूव हो रहा है और कहीं ना कहीं क्रिएट क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। क्या यही खास बात है, क्या यही खास बात मुझे समझ में आती है? तो मुझे बताइएगा, जब मैं इस 1 डिग्री हाइड्रोजन को जैसे ही रिमूव करूंगा तो क्या मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहां एनायन 1 डिग्री बनने वाला है, और रेजोनेंस करने के बाद भी क्या आपको दिखना चाहिए था कि ये रहा रेजोनेंस, और रेजोनेंस करने के बाद भी ये नेगेटिव 1 डिग्री ही बन रहा है। लेकिन अगर मैं सिस और ट्रांस की बात करूं तो बेटा जब यहां से मैं हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो है तो ये 1 डिग्री, नो डाउट ये 1 डिग्री कार्बन आयन बन जाएगा, लेकिन जब ये रेजोनेंस करेगा तो सोच के देखो क्या वो कहीं ना कहीं 2 डिग्री कार्बन आयन बनना चाहिए। मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं, मैं ये टेक्निक क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि बेटा मैकेनिज्म से ही इसका आंसर निकल सकता है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या एनायन की स्टेबिलिटी में मुझे क्लियरली पता है कि 1 डिग्री कार्बन आयन सबसे स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री कार्बन आयन। तो मुझे बताइए जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि आइसोब्यूटीन में 1 डिग्री से 1 डिग्री है, ट्रांस हो या सिस हो 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएगा, मतलब क्या ये 2 डिग्री कार्बन आयन अनस्टेबल है कंपेयर टू 1 डिग्री? तो मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या आना चाहिए था। क्या मुझे पता है कि आइसोब्यूटीन सबसे तगड़ा होना चाहिए बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए था, इसका सही आंसर आना चाहिए, इसका सही आंसर आएगा, सबसे पहले आएगा आइसोब्यूटीन, देन ट्रांस टू ब्यूटीन, देन सिस टू ब्यूटीन। ये काफी बार नीट में पूछा जा चुका है, जेई में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नाम से ही याद रखें कि सिस, ट्रांस और आइसो में कौन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये में ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी काम आएगा, जो अदर टॉपिक्स में भी काम आएगा, लेकिन किस वजह से, सिर्फ इस स्टेबिलिटी की वजह से। अगर मुझे स्टेबिलिटी का आइडिया हो जाए तो फिर मैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकता हूं। तो यही बात मैं आपसे कह रहा था कि बेटा एक्सेप्शन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, बस उसका एक्सप्लेनेशन हमें जानना जरूरी है। तो थैंक यू बच्चों, इसी तरीके से और अच्छे टॉपिक्स को मैं यहां लेकर आता रहूंगा और अपन फन करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।